गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी तक जो हमने पढ़ा चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में, हमने दो लाइफ प्रोसेस के बारे में बात की। पहला था न्यूट्रिशन और दूसरा था रेस्पिरेशन। आज हम तीसरा लाइफ प्रोसेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिसंचरण के बारे में आज इस टॉपिक का डिस्कशन हम यहां आज करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब मनुष्यों में किस प्रकार से परिसंचरण होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? हमने देखा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पदार्थों को, चाहे वो भोज्य पदार्थ हो, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ हो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है। साथ साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य करती है। इसके अलावा जो हमारे हार्मोन्स हैं, ये इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो हमने देखा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमंस है, हम उनको दो हेड्स में पढ़ सकते हैं, जो जैसे आप देख सकते हैं। पहला है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र। मतलब मनुष्यों में दो प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है पदार्थों का। पहला रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा और दूसरा लसिका तंत्र द्वारा। आइए देखें ये रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम तीन हेड्स में पढ़ते हैं। अगर हम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ब्लड अर्थात रक्त। हमने देखा कि जैसे हमारे शरीर में कोई कट लगता है, कहीं पे भी कट लगा तो वहां से हमें ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमने देखा पूरे शरीर में, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर हमारा कट लगता है तो हमने देखा शरीर के हर एक कोने तक हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। आइए देखिए ये ब्लड है क्या। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को फ्लूइड क्यों कहा? क्योंकि वो तरल है। कनेक्टिव क्यों कहा? क्योंकि ये शरीर के हर एक पार्ट को कनेक्ट करके रखता है। तो ब्लड और लिम्फ दोनों ही एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है। जो ब्लड है वो दो मुख्य घटकों से बना हुआ है। इनके दो मेन कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, दैट इज ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। हम मान लेते हैं जैसे कि एक नदी है, जो नदी वाला भाग है, जो बह रहा है, वो तो प्लाज्मा हो गया, और उसमें तैरती हुई जो नौकाएं हैं वो आपके ब्लड सेल्स के रूप में नजर आते हैं। तो ब्लड का जो 70% भाग है, 70% जो भाग है वो प्लाज्मा का बना हुआ है। बाकी 30% जो भाग है उसमें प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स उसमें पाए जाते हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि ब्लड सेल्स क्या है, प्लाज्मा के अंदर फ्लोट या तैरते हुए प्रतीत होते हैं। प्लाज्मा का जो कंटेंट है, मतलब 90% जो पार्ट है प्लाज्मा का, वो जलीय है और उसमें कुछ प्रोटीन एवं कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि जो ब्लड सेल्स हैं ये तीन मुख्य प्रकार के पाए जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, इनको हम लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाओं का नाम देते हैं। डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको हम श्वेत रक्त कोशिकाओं या श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम देते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। आइए हम एक एक करके इनका रोल समझें। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स।
सुनने में हमें नजर आ रहा है लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब इनकी कोशिकाओं का रंग क्या होगा, लाल होगा। अब किस वजह से ये लाल होता है? हमने पहले कुछ कक्षाओं में चर्चा की, पत्ती का रंग हरा होता है। क्यों होता है? हमने देखा पत्ती के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। उसी प्रकार लाल रक्त कोशिकाओं में एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं, HB, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन मुख्यतः हिम मतलब आयरन पार्ट और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, मतलब ये हीमोग्लोबिन जो वर्णक है मुख्यतः आयरन और प्रोटीन का बना हुआ एक पदार्थ है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। अब इसका कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का? इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन के वहन में, मतलब हीमोग्लोबिन क्या करता है, आसानी से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो हमने देखा लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में होता है। दूसरा है WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं। जैसे हमारा नाम ही है, मतलब श्वेत, इनमें कोई रंग नहीं होता। मुख्यतः इनको हम शरीर का सैनिक कहते हैं। दीज आर द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। यह हमारे शरीर का एक इम्यून सिस्टम का निर्माण करते हैं। इनका मुख्यतः, जैसे हम नाम ही देख रहे हैं, शरीर के सैनिक। सैनिक का कार्य क्या है? रक्षण का कार्य है। सैनिक क्या कार्य कर रहे हैं? सोल्जर्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह ये WBC के क्या करते हैं? ये भी हमारे शरीर में का प्रोटेक्शन का कार्य करते हैं। मतलब कोई भी विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उनको वो किल करने का काम करते हैं। तीसरा है प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। हमने देखा अक्सर हमारे चोट लगती है। चोट लगने के कुछ समय बाद उसमें से जब रक्त बह रहा होता है तो थोड़े समय के बाद वहां पे एक थक्का जम जाता है। वो थक्का क्या करता है? वो प्लग का काम करता है। कैसे? मतलब वो उस चोट के को पूरी तरह से प्लग इन कर देता है जिसके कारण आगे लहू ना बह पाए। मतलब कि इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ ब्लड बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट। वहां पे एक क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और उस जख्म को वो प्लग कर देता है जिसके कारण ब्लड बाहर और ना निकल पाए। अब ये थक्का बनने का जो कार्य है उसमें मेन रोल क्या है? प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु का। तो पट्टिकाणु क्या कर रहे हैं? ये खून के थक्का जमने में सहायता कर रहे हैं जिसके कारण अत्यंत रक्त आपके शरीर से ना निकले। वो वहीं पे उनको रोक देता है। अत्यधिक अगर रक्तस्राव हो गया तो इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हमारे शरीर का एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसमें खून के बहने को वो वहीं रोक देता है। तो हमने ब्लड के 3 प्रकार देखे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अब प्रश्न उठता है ये ब्लड पूरे शरीर में कैसे फ्लो कर रहा है, कैसे बह रहा है? जैसे हमारे पानी के पाइप बिछे हुए हैं, हम टूटी खोलते पानी आ जाता है टंकी से या मोटर से। कैसे आता है? पाइपों की सहायता से। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी पूरा एक पाइप का नेटवर्क बिछा हुआ है जिसे हम ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं का नाम देते हैं। रक्त वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरीज मतलब धमनी, वेन्स मतलब शिरा, और तीसरी है कैपिलरीज या इनको केशिकाओं का नाम दिया जाता है। आइए जानने का प्रयास करें कि ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है क्या। हमने देखा कि अक्सर हम देखते हैं हमारे शरीर के ऊपर एक नीली नीली
संरचनाएं नजर आ रही हैं, यही है ब्लड वेसल्स। अक्सर आपको नजर आ जाएंगी ब्लड वेसल्स। अब हम कैसे अंतर्भेद करें कि आर्टरीज कौन सी हैं, वेन्स कौन सी हैं। असल में जो हमें सबसे ऊपर जो स्किन के नीचे नजर आ रही हैं ये सब वेन्स हैं, मतलब क्या है, ये शिराएं हैं। आर्टरीज अक्सर क्या होती हैं, मांसपेशियों के अंदर स्किन के बहुत डीपली एम्बेडेड होती हैं, अंदर धसी होती हैं, वो नजर नहीं आती। जबकि कैपिलरीज जो होती, वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं, मतलब ये स्किन के नीचे आसानी से नजर आ सकती हैं। अंतर भी पूछा जाता है कई बार, आर्टरीज वेन्स के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो आर्टरीज हैं सबसे पहले हमने देख लिया, दे आर डीपली इम्बेडेड, मतलब ये अंदर धसी होती हैं। जबकि वेन्स क्या होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरीज अक्सर प्योर ब्लड का वहन करती हैं। अब ये प्योर ब्लड है क्या, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा रक्त जो ऑक्सीजन युक्त है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम देते हैं। तो धमनियां क्या करती हैं, ये ऑक्सीकृत रक्त को वहन करती हैं, शुद्ध रक्त का वहन करती हैं जो ऑक्सीजन से युक्त हैं। जबकि जो शिराएं हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का वहन करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। वेन्स कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मुख्य अंतर हमारे पास ये आ गया दूसरा कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड का वहन कर रही हैं, जिसको हम प्योर ब्लड कहते हैं। शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कैरी करती हैं, जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तीसरा अंतर, मुख्यतः जो आर्टरीज होती हैं वो रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं। हम इसकी चर्चा जब करेंगे, जब हम हृदय के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कैसे हृदय से कौन सी धमनी है, कौन सी शिरा है। मतलब अभी हमारी चर्चा है जो धमनियां होती हैं वो रक्त को हृदय से दूर ले जाने का काम करती हैं, जबकि शिराएं जो होती हैं वो रक्त को पास लाने का कार्य करती है, मतलब हृदय से पास लाने का कार्य करती हैं। धमनियां जो होती हैं उनकी जो ट्यूब होती है, उनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, क्योंकि धमनियों में रक्तचाप ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जबकि वेन्स की जो भित्तियां होती हैं, जो उनकी सतह होती है वो बारीक होती है, वो कंपैरेटिवली पतली होती है, क्योंकि वहां पे रक्तचाप कम होता है। तो ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के देख लिए, आर्टरीज, वेन्स और तीसरा आ गया कैपिलरीज। अब हमने देखा कि आर्टरीज आगे जाके, धमनियां जो है आगे जाके बारीक नेटवर्क बनाती हैं, बहुत बारीक। हम आर्टरीज जो है वो क्या करती है, बारीक। ये क्या बनाएंगी, कैपिलरीज। जो आर्टरीज हैं वो आगे विखंडित होकर क्या बना देंगी, कैपिलरीज बनाएंगी। फिर कैपिलरीज जो है, बहुत सारी कैपिलरीज आपस में मिलके क्या बना देंगी, फिर वेन का निर्माण करेंगी। मतलब कैपिलरीज का जो जन्म हुआ है वो धमनियों से ही हुआ है। हमने देखा ये अत्यंत बारीक, अगर हम आंख के नीचे की स्किन देखते हैं तो बिल्कुल बारीक बारीक नसें हमको नजर आ रही हैं। उनसे भी बारीक जो जाल है उनको कैपिलरीज या केशिकाएं का नाम देते हैं। अब इन्हीं कैपिलरीज या केशिकाओं के द्वारा ही पदार्थों का विसरण हो पाता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त में मिलने का काम जो है इन्हीं कैपिलरीज में ही हो पाता है। मतलब जो भी एक्सचेंज होना है, जो भी आपका पदार्थों का स्थानांतरण होना है, इन्हीं कैपिलरीज के माध्यम से ही होता है। ये कैपिलरीज फिर युग्मित होकर वेन का निर्माण कर देती हैं। तो हमने ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तीसरा हमारा आ गया हार्ट, पंपिंग ऑर्गन, जो रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य कर रहा है।
इसको हम नेक्स्ट क्लास में जो हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट, मतलब हृदय का संरचना और मतलब उनके पार्ट्स और उनके कार्य के बारे में बृहद रूप से इनकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने कमेंट्स मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।